हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आपको पता है जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले मैं आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। एंड वेलकम करता हूं मैं आप सबका विद्यालय द स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स की एक सीरीज, जिसके अंदर हम करने वाले आपके कॉन्सेप्ट के क्रिस्टल क्लियर, वो भी लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और तैयार हो जाइएगा कॉपी पेन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स का 4th लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ और एंथैल्पी के बारे में, वर्क के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर जैसा हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी के बारे में, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसी तरीके से हमने हीट कैपेसिटी को पढ़ा था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको सीवी बोलते हैं, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको सीपी बोलते हैं। तो सीपी सीवी के फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे और बाद में सीपी सीवी के रिलेशन भी हमने देखे थे। तो ये हमारा लास्ट क्लास के अंदर था, तो वहां से आगे को हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर पहले हम जो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने कुछ डेल्टा यू डेल्टा वी दोनों के हमने डेल्टा एच और डेल्टा यू इनके हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो मैं एक बार आपको पहले थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं, कौन कौन से फॉर्मूले हमने देखे थे। तो फॉर्मूले में हमने क्या क्या देखा था, एक हमने डेल्टा यू का फॉर्मूला देखा था और एक डेल्टा एच का फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था वो? डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने देखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये हमने दो फॉर्मूले पढ़ते थे। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर इन दोनों फॉर्मूलों को डेराइव किया था। अब इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन 18 ग्राम ऑफ H2O इज हीटेड from 300 Kelvin to 600 Kelvin, then what is the change in internal energy? क्या निकालना है आपको? यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो डेल्टा यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर आपको मास ऑफ H2O गिवन है। मास ऑफ H2O कितना? 18 ग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके मोल निकाल लेंगे क्योंकि हमें मोल की जरूरत पड़ेगी। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 18, मोलर मास कितना है? 18। तो यहाँ पर कितने मोल आ गए? 1 मोल आ गए। उसके बाद और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसको हीट किया जा रहा है कौन से टेम्परेचर से? T1 टेम्परेचर गिवन है कितना? 300 केल्विन, और T2 टेम्परेचर क्या है? 600 केल्विन। ये हमको डाटा गिवन है। डेल्टा यू हमसे पूछा है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। डेल्टा यू का क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। तो n की वैल्यू क्या है? 1 मोल है। Cv की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.5 R, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है? डेल्टा T हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू है 600 और T1 कितना है? 300 केल्विन। तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 1.5 इंटू ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 300 और R। तो ये इंटू यहाँ पर केल्विन चल रहा है और साथ में मोल चल रहा है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 450। और R की वैल्यू अगर रखेंगे तो R की वैल्यू हम कैलोरी में रख सकते हैं। कैलोरी में 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और यहाँ पर मोल केल्विन चल रहा था। तो मोल केल्विन से मोल केल्विन को कट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा ये 450, तो R 2 कैलोरी, ठीक है? ये आ गया 900 कैलोरी। अगर आपसे आंसर उसने जूल में पूछा तो आप जूल में फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर कैलोरी में पूछा तो कैलोरी में आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल है।
तो क्या था, बड़ा सिंपल था, जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास के अंदर डेराइव किया था उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। और जनरली आईआईटी जेईई मेंस के अंदर या नीट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसी फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं डेल्टा यू का। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है कि 2 मोल ऑफ हीलियम हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, फाइंड एंथैल्पी चेंज। फाइंड एंथैल्पी चेंज, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, मोल गिवन है, मोल कितने हैं, 2 मोल है। और जी तुम्हारे टेम्परेचर कितना गिवन है, T1 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में अगर बात करें तो 273 डिग्री केल्विन। और T2 कितने गिवन है, T2 है यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये 323 केल्विन। क्या था डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू कितनी है 2 मोल, सीपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सीपी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.5 आर, और डेल्टा टी T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 323 और T1 कितना है 273 केल्विन। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 आर, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा इनका 50, और यूनिट क्या आ जाएगी, मोल चल रही है और केल्विन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कितना बन जाएगा 250, आर की वैल्यू कैलोरी में रख दो 2 कैलोरी, तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और यहाँ मोल केल्विन पहले से चल रहा है, तो मोल केल्विन से मोल केल्विन कट जाएगा, कैलोरी में आंसर आ जाएगा कितना 500 कैलोरी। तो मैं फिर वही कहूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट का ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कैलोरी में आंसर पूछा है तो आप कैलोरी में आंसर दीजिएगा, और अगर आपसे जूल में आंसर पूछा है तो आप जूल में आंसर करिएगा। बस फर्क है कि आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको आर की वैल्यू जूल में भी पता होना चाहिए, किलो जूल में भी पता होना चाहिए, और कैलोरी में भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे हमारा क्वेश्चन करते समय टाइम बच जाता है अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके ऊपर, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अब हम आगे चलते, आगे हम पढ़ने वाले हैं अब थोड़ा सा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बारे में। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या है, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। उससे पहले जरा थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर लेते। कुछ इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने पहले भी बात की थी, और बाकी की जो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात अब हम करने वाले हैं। क्या है बेसिकली, क्या है कि अभी हमने सीपीसीबी की वैल्यू के बारे में बात किया था, उनके फॉर्मूले पढ़े, क्या सीपीसीबी होते हैं वो पढ़े, डेल्टा यू डेल्टा एच के हमने फॉर्मूला में सीपीसीबी आते हैं, वहां पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। होते क्या है कि अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं इनके अंदर आपको सीपीसीबी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। क्लियर मेरी बात? तो आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी और डेल्टा एच डेल्टा यू के फॉर्मूले में रख के और आंसर उनका निकाल दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि आपको वो डायरेक्ट सीपीसीबी की वैल्यू नहीं देता है, उसके लिए आपको कुछ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पढ़ना पड़ता है, जिसकी हेल्प से आप सीपीसीबी की वैल्यू को निकालते हो और फिर वहां पर क्वेश्चन में पुट करके डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जैसा हम भी इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप बने रहिए, जरा देखते रहिएगा। तो सबसे पहले समझते थोड़ा इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो लास्ट क्लास में नहीं, उससे लास्ट सेकंड लेक्चर के अंदर हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की थी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि किसी सिस्टम के अंदर जितने भी टाइप की एनर्जी होती है सबका सम उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सबका सम उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर या बोलूं किसी भी पार्टिकल के अंदर ओवरऑल दो टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन से? एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने यही लिखा यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करते हैं। तो उसके अंदर दो टाइप की एनर्जी होगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो बाकी जो अभी हमने क्या पढ़ा कि सारी एनर्जी का सम क्या होता है?
इंटरनल एनर्जी होता है। तो बेसिकली जो सारी एनर्जी है ये दो पार्ट में होती है, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कौन कौन चीजें आती हैं? काइनेटिक के अंदर होता है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। और बेसिकली क्या है कि जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स ना 3 टाइप के मोशन करता है, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। कौन कौन से 3 टाइप के मोशन होते हैं? वो इन्हीं टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। ये 3 टाइप के मोशन की वजह से 3 टाइप की एनर्जी उसके अंदर आती है, जिसको हम बोल देते हैं ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर 3 टाइप की एनर्जी आती है। कौन कौन सी? एक होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, एक होती है रोटेशनल एनर्जी और एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। क्लियर? रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो बाकी इनके अलावा जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, सरफेस एनर्जी हो, जितने भी टाइप की एनर्जी बाकी होती हैं वो सब हम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कंसिडर करते हैं। वो इट इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो एक सिस्टम के अंदर बेसिकली 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 3 एनर्जी आती है इसके अंदर, कौन कौन सी? एक होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। और बाकी की जो एनर्जी होती है वो सब क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाती है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि जो यू होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो यू होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और ईटीसी। जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी वो सब जो है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम लोग लिखते हैं। यहां पर मैंने इस तरीके से डॉट डॉट करके दिखा दिया यहां पर आपको, और ये यहां पर बन गया तुम्हारे पास ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी की कहानी। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल जो है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में आ गया। तो ये इंटरनल एनर्जी यहां पर आ गई। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ क्या बात करते, जरा देखिए समझिए। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी आ गई वो 2 टाइप की हो गई, एक उसके अंदर आई काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आई है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 टाइप की एनर्जी के हमने सम, टोटल एनर्जी 2 टाइप की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों के सम से क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी बनती है। अब ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब यू की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतने सारे टाइप की एनर्जी होती है कि आप किस किस के बारे में पता करोगे। तो ऐसा कोई अभी बन गया है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में, जेईई मेंस के सिलेबस में या नीट के सिलेबस में अभी आप यू की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते हो। ठीक है, आप क्या निकालते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हो, मतलब डेल्टा यू की बात करते हो। ठीक है, तो हम भी उसी की बात करने वाले। जरा देखिए यू क्या हुआ? यू हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आपने 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना। तो बेसिकली वो क्या होता है कि 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी जो होती है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा यू। 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो कहने का मीनिंग क्या बनता है कि डेल्टा यू क्या हो गया यहां पर? डेल्टा यू यहां पर बना डेल्टा यू इज इक्वल टू UT2 माइनस UT1। डेल्टा यू क्या होता है? 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है ना? तो डेल्टा यू क्या बना? UT2 माइनस UT1। अब UT2 माइनस T1 अगर मैं इसको लिखता हूं ऊपर से, तो यू काइनेटिक, T2 टेम्परेचर पर, और यू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में वही रहेगी, जो T1 टेम्परेचर हो चाहे T2 टेम्परेचर हो, यू पोटेंशियल वही रहने वाली है, सिर्फ चेंज क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज रहेगा। ये क्या है? यू काइनेटिक, कहां पर? T1 टेम्परेचर पर, और माइनस यू पोटेंशियल।
यहां से भी एक बार जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पढ़ते हैं वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। इस तरीके से भी एक बार क्वेश्चन आया था, जरा देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, यहाँ पर जब ये माइनस साइन खुलेगा, ये यहाँ पर प्लस, जब ये माइनस साइन खुलेगा तो यहाँ पे यू पोटेंशियल से यू पोटेंशियल कट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, यू काइनेटिक T2 माइनस यू काइनेटिक T1। ये हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा U बना, यू काइनेटिक T2 टेम्परेचर पर और यू काइनेटिक T1 टेम्परेचर पर। ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है भाई, बात आ गई एकदम क्लियर समझ में। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर हम इंटरनल एनर्जी को निकालते हैं तो डेल्टा यू जो बनता है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होंगी वहां पर, तो उन्हीं का डिफरेंस होता है बेसिकली क्या, T2 टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी और जो T1 टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी होगी, उन्हीं के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं। अब हमें डेल्टा यू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डेल्टा यू के बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यू काइनेटिक को पढ़ना पड़ेगा। T2 टेम्परेचर पर यू काइनेटिक क्या है और T1 टेम्परेचर पर यू काइनेटिक क्या है। तो सबसे पहले यू काइनेटिक के बारे में पढ़ते हैं कि यू काइनेटिक का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बेसिकली जो पार्टिकल्स होता है वो तीन टाइप के मोशन करता है। यहां पर मैंने आपको बताया था लास्ट के स्लाइड के अंदर कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स में किसकी वजह से होती है कि मोशन तीन टाइप के मोशन करता है। कौन कौन से, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो इन्हीं की वजह से क्या होती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं। जरा देखिए इन तीनों को डिटेल से कैसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स होता है वो टोटल मोशन कौन कौन से करता है, टोटल मोशन की अगर हम बात करेंगे तो जो पार्टिकल्स होता है ना वो 3n मोशन करता है। 3n का मतलब क्या हुआ, n क्या है यहाँ पर, n है, n इज एटॉमिसिटी, n इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है भाई, कितने एटम है। जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है ना, हीलियम मोनो एटॉमिक हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए O2, O2 क्या होता है, डाई एटॉमिक हुआ। N2 क्या है, डाई एटॉमिक है। CO2 क्या है, ट्राई एटॉमिक है। तो अगर ये CO2 ट्राई एटॉमिक है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है, CO2 ये कैसा है, ये ट्राई एटॉमिक है, ये क्या है, ट्राई एटॉमिक है। तो अगर ये ट्राई एटॉमिक है तो इसकी टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं आपको सबकी बता भी देता हूं। जरा देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक की। तो मोनो एटॉमिक की अगर बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिसिटी 1 होगी, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टोटल मोशन कितने हो जाएंगे, 3 × 1, तो टोटल मोशन कितने हो जाएंगे इसके, 3 हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड वाला, जरा देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक का मीनिंग जहां पर n की वैल्यू 2 हो, जैसे क्या हुआ, O2 ले लीजिए, यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या था, हीलियम, हीलियम इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे O2 को ले लीजिए, है ना, तो O2 की अगर हम बात करते हैं तो O2 में क्या हो गया, एटॉमिसिटी 2 है तो 3 × 2, तो टोटल मोशन कितने हो जाएंगे, 6, मतलब 6 टाइप के वो मोशन करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपने ट्राई एटॉमिक ले लिया, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में कौन हो गया, जैसे CO2 हो गया, यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी 3 हो जाएगी। तो जो टोटल मोशन हो जाएंगे, टोटल मोशन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे उसके, उसको हम बोलते हैं 3n, तो 3 × 3 और वो कितने हो जाएंगे, 9। मतलब CO2 के अंदर जो है कितने टाइप के मोशन हो रहे होंगे, 9 टाइप के मोशन हो रहे थे। तो दिस इज द टोटल मोशन। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि ये मोशन जो होते हैं, टोटल मोशन कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं, जरा देखो समझो। सबसे पहले बात करते हैं जो टोटल मोशन होते हैं, ये टोटल मोशन, ये 3 टाइप के मोशन हो गए। कौन कौन से, एक हो गए ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है वाइब्रेशनल मोशन।
तीन टाइप के मोशन करते हैं, ठीक है। एक हो गया ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं जरा देखिए। ट्रांसलेशनल मोशन तो टोटल मोशन कितने हो गए, 3n हो गए, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फिक्स है नंबर। ट्रांसलेशनल मोशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फिक्स है नंबर। चाहे वो कोई सा भी एटम होगा उसके अंदर, चाहे वो मोनोटोमिक है, डायटोमिक है या ट्राइटोमिक है, उसके अंदर जो ट्रांसलेशनल मोशन होने वाले हैं वो कितने होंगे, 3 है, ये फिक्स नंबर है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि वो एक एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, बाई एक्सिस के अलोंग जा सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग जा सकता है। फिर डिटेल से आप आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना होता। तो अभी आप इतने समझिए कि जो ट्रांसलेशन मोशन होते हैं वो फिक्स रहते हैं, कितने, 3 रहते हैं। रोटेशनल मोशन क्या रहते हैं, रोटेशनल मोशन जो होते हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अलग रहते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अलग रहते हैं और नॉन लीनियर के लिए अलग रहते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या फॉर्मूला आता है रोटेशनल का, वो आता है, फिक्स है ये नंबर भी 2 और यहां पर ये इसके लिए आते हैं 3। रोटेशनल मोशन का नंबर भी फिक्स होता है, क्या कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कितने होंगे रोटेशनल, 2 मोशन होंगे और नॉन लीनियर के लिए कितने होंगे रोटेशनल मोशन, 3 होंगे, ठीक है। बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की। तो वाइब्रेशनल मोशन के अंदर भी 2 तरीके से बन जाते हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल की क्या बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल मोशन कितने हैं, 3n है। 3n में से 3 तो ट्रांसलेशन मोशन हो गए, 2 रोटेशनल मोशन हो गए। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूं। तो 3 तो ये फिक्स है, ये चाहे लीनियर है चाहे नॉन लीनियर है, ट्रांसलेशन मोशन फिक्स होते हैं, 3 होते हैं। तो अगर मैं लीनियर के लिए बात करता हूं तो 3 तो ये हो गए और 2 रोटेशनल हो गए और टोटल कितने हैं, 3n है। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल है 3n और इसमें से माइनस हो जाएंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। 3 है ट्रांसलेशन मोशन और 2 है रोटेशनल मोशन, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो 3n माइनस 5, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3n माइनस 5। नॉन लीनियर के लिए कितने हो जाएगा भाई, टोटल कितने हैं, टोटल है इसके लिए 3n, टोटल कितने हैं, 3n है। 3n में से हम नॉन लीनियर की अगर बात करते हैं तो ट्रांसलेशन तो 3 फिक्स है, चाहे वो लीनियर है चाहे नॉन लीनियर है। तो 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए और टोटल कितने होते, 3n होते। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3n माइनस 6 आ जाएगा। तो ये यहां पर आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन कितने होंगे, रोटेशनल मोशन कितने होंगे, वाइब्रेशनल मोशन कितने होंगे, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं FT, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं FR, आगे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे और इसको लिखते हैं FV, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और V का मतलब हो गया वाइब्रेशनल। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते जरा। देखिए अब आपको निकालने हैं क्या, आपको निकालने हैं कि कितने ट्रांसलेशन मोशन होंगे, रोटेशनल कितने होंगे, वाइब्रेशनल कितने होंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल हमने मोनोटोमिक का ले लिया, कि हीलियम है। तो हीलियम के लिए पहले ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे हम, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे और वाइब्रेशनल मोशन की बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया, उसको F से लिखते हैं और नीचे यहाँ पे T ट्रांसलेशन के लिए, R के लिए रोटेशनल और V वाइब्रेशनल के लिए। तो मोनोटोमिक है, मैंने ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या बताया कि 3 नंबर फिक्स होता है, 3 नंबर फिक्स होता है किसके लिए, चाहे वो लीनियर है चाहे वो नॉन लीनियर है, चाहे जैसा भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ट्रांसलेशन नंबर फिक्स रहते हैं। वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले टोटल मोशन निकाल लेते हैं। टोटल मोशन कितना है भाई, टोटल मोशन को F से लिखते हैं। टोटल मोशन हो जाएंगे 3n, तो 3n का मीनिंग बना, एटॉमिसिटी 1 है, 3 × 1, तो टोटल मोशन कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल मोशन कितने हो गए, 3 हो गए। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन की अगर बात करेंगे तो ट्रांसलेशन मोशन कितने हो गए भाई, 3 होते हैं ट्रांसलेशन मोशन। तो टोटल मोशन कितने हैं, 3 है और 3 के 3 क्या हो गए, ट्रांसलेशन मोशन हो गए। तो रोटेशनल के लिए क्या आएगा, 0। वाइब्रेशनल के लिए क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि हीलियम क्या है, मोनोटोमिक है और मोनोटोमिक के लिए टोटल मोशन कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे और 3 के 3 पे क्या होंगे, ट्रांसलेशन मोशन होंगे। तो रोटेशनल क्या रहेंगे, 0, वाइब्रेशनल क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। देखिए जरा H2 के लिए, देखिए H2 क्या है, डायटोमिक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर टोटल मोशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल मोशन आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे भाई, F की अगर बात करेंगे 3n, डायटोमिक है तो 3 × 2 = कितना आ गया, 6।
टोटल मोशन कितने आ गए, 6 आ गए। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन की और वाइब्रेशनल मोशन की। तो ट्रांसलेशन मोशन कितने हो गए, 3, नंबर फिक्स है, 3 हो गए। H2 डायटोमिक है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें लीनियर और नॉन लीनियर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डायटोमिक क्या होगा, 2 एटम से मिलकर बना होगा, एक बीच में बॉन्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है वो कैसा रहेगा मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल होगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोशन का नंबर कितना रहता है, 2 रहता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि रोटेशनल के लिए कितना रहेगा, नंबर 2 रहेगा, ठीक है। वाइब्रेशनल के लिए फॉर्मूला क्या है, 3n - 5। वाइब्रेशनल के लिए मैंने नंबर क्या दिया है यहां पर, 3n - 5। तो ये वाइब्रेशनल आ गए। अब 3n की बात करते हैं तो 3n कितना हो गया, 3n की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 माइनस टोटल मोशन तो 6 है, 3 ट्रांसलेशनल हो गए, 2 रोटेशनल हो गए, तो 3 6 - 5 ये कितना आ गया, वाइब्रेशनल मोशन इसके पास कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। एक और देख लीजिए एग्जांपल, CO2 की बात करते हैं। CO2 कैसा है, ट्राइएटोमिक है, और ट्राइएटोमिक के लिए टोटल मोशन कितने हो जाएंगे, टोटल मोशन कितने हैं भाई, 3n है। तो 3n के लिए 3 × 3, तो टोटल मोशन कितने हो जाएंगे, 9। अब 9 में कितने ट्रांसलेशनल होंगे, कितने रोटेशनल होंगे और कितने वाइब्रेशनल होंगे, चलिए आइए देखते। तो ट्रांसलेशन कितने होंगे, ट्रांसलेशनल होंगे 3 फिक्स रहता है, रोटेशनल। अब रोटेशनल और वाइब्रेशनल को देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर वो नॉन लीनियर है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर रहता है तो रोटेशनल 2, और नॉन लीनियर है तो रोटेशनल 3। अब CO2 है, अब CO2 लीनियर होता है कि नॉन लीनियर होता है, लीनियर सी, ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो लीनियर है कि नॉन लीनियर, ऑब्वियस सी बात है लीनियर है, मतलब एक लाइन से कट रहा है, सीधे 180 डिग्री का एंगल है, लीनियर है। तो लीनियर है तो फिर रोटेशनल मोशन कितने हो जाएंगे इसके लिए, 2 रहेंगे। अब वाइब्रेशनल कितने रहेंगे, 3n - 5, क्योंकि 3 और 2 5, टोटल हमारे पास कितने हैं, 3n होते हैं, और 5 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे, टोटल हमारे पास 9 है, 9 में से 5 माइनस हो गए तो कितना आ गया, वाइब्रेशनल 4। क्लियर। तो 3 और 2 5, 4 9। अब बात करते हैं NH3 की। NH3 की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर ये लोन पेयर है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा इससे पहले, तो आपको पता होगा कि NH3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। और क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ऑब्वियस सी बात है नॉन लीनियर है। लीनियर क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल उनको बोलते हैं जो एक लाइन के अंदर होते हैं, उनको लीनियर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। चलिए इसके लिए देखते हैं पहले ये कैसे है, इसके अंदर टोटल एटॉमिसिटी कितनी है, 4 है। तो टोटल मोशन कितने होंगे भाई इसके, 3n। तो 3n का मीनिंग बना 3 × 4, ये कितना हो गया, 12। टोटल मोशन कितने हैं इसके अंदर, 12 है। और इसके अंदर कितने Ft हैं, कितने Fr हैं और कितने Fv हैं, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। तो Ft कितने हैं इसके अंदर, Ft तो फिक्स रहते हैं 3। रोटेशनल देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ता है लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल कितने होते हैं, 3 और 3 6। टोटल मोशन कितने हैं, 12 माइनस 6, तो वाइब्रेशनल कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 6। चाहे फॉर्मूला लगा लीजिए 3n - 6, तो 3n की वैल्यू कितनी है, 12 है, 6 माइनस करोगे तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ। अभी यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक मॉलिक्यूल जो है 3 टाइप के मोशन कर सकता है। एक होता है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन फिक्स होता है 3, रोटेशनल मोशन के लिए कितना आता है नंबर, लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए 3, और वाइब्रेशनल निकालने के लिए आप टोटल मोशन में से माइनस कर दीजिए 5 किसके लिए, लीनियर के लिए, और 6 माइनस कर दीजिए नॉन लीनियर के लिए, तो आपके पास वाइब्रेशनल मोशन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा मोशन करेगा, कितने टाइप के मोशन होंगे, उसमें ट्रांसलेशनल कितना होंगे, रोटेशनल कितने होंगे, वाइब्रेशनल मोशन कितने होंगे, टोटल मोशन कितने होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना आ गया। लेकिन अभी हम मोशन की बात की, अभी हमने इनकी एनर्जी की बात नहीं की है, तो पहले हम जरा थोड़ा सा एनर्जी के बारे में पहले इनकी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, देखिए जरा, अगर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन करने की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी।
अगर मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी उसके अंदर? रोटेशनल एनर्जी होगी। और अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। क्लियर? और रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशन, इन्हें मिलकर क्या बनती है? काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? यू काइनेटिक का पता होना चाहिए। और यू काइनेटिक निकालने के लिए आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी का पता होना चाहिए। तो हमने मोशन की बात तो कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी एनर्जी की। जरा देखिए कैसे। पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी की। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, तो पेन ये ले लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी की। क्या बात करते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी की? कि ट्रांसलेशनल एनर्जी हमें अगर निकालनी है तो ट्रांसलेशनल मोशन कितने हैं उसको कैसे लिखते हैं? एफ टी से लिखते हैं। जितने भी ट्रांसलेशनल मोशन है उनकी मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए? 3/2r। अगर आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालनी है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने ट्रांसलेशन मोशन होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 3/2r से। तो क्या निकल के आ जाएगी? ट्रांसलेशनल एनर्जी आ जाएगी। अगर आपको रोटेशनल की बात करनी है, रोटेशनल एनर्जी निकालनी है, तो रोटेशनल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? रोटेशनल एनर्जी किसकी वजह से होगी? जो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 3/2r से। क्लियर? अब बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी की। वाइब्रेशनल एनर्जी की, तो वाइब्रेशनल एनर्जी में क्या होगा? वाइब्रेशनल एनर्जी किसकी वजह से होगी? वाइब्रेशन मोशन की वजह से। तो वाइब्रेशन मोशन कितने हो गए? एफ वी की मल्टीप्लाई आपको करनी होती है यहां पर किससे? 3r से। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। बड़ी सिंपल सी कहानी थी, और जो मैंने आपको बतानी थी 3r से नहीं, यहाँ पर सीधे r से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है वाइब्रेशनल मोशन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए वाइब्रेशनल मोशन समझ में आया। अब मोशन से एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है ना। तो पहले मोशन हमने निकाल लिया, अब एनर्जी को समझते। तो ये हमने एनर्जी निकालने के फॉर्मूले देख लिए, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। चलिए, अब मैं आपके लिए एक चार्ट बनाकर लेकर आया हूं, आपको इस चार्ट को फिल करना है। इसके अंदर सब कुछ होगा, मोनोटोमिक, डायटोमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, उनकी एनर्जी क्या क्या होगी, पूरा चार्ट के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितनी बातें मैंने अभी तक आपको समझाई है, आपको बस ये चार्ट फिल कर लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? जरा देखिए, ये यहाँ पर क्या क्या लिखा है। ये मोनोटोमिक है। पहले सब एटॉमिसिटी की बात करेंगे हम, कि एटॉमिसिटी क्या है, मोनोटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है ना, इनकी हम बात करेंगे। ये Ft है, Ft मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, Fr मतलब रोटेशनल मोशन, Fv का मतलब क्या है? वाइब्रेशनल मोशन, Et का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन मोशन की एनर्जी है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, Er रोटेशनल एनर्जी और Ev मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? ट्रांसलेशन मोशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? हाफ RT से, है ना। हमने हाफ RT से मल्टीप्लाई किया क्या? सॉरी ये हाफ RT है, हाफ RT, हाफ। तो यहाँ पर हाफ RT, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दी हाफ RT से, और FV की मल्टीप्लाई कर दी किससे? RT से। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसलेशनल रोटेशनल एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए भाई? मोनोटोमिक के लिए। मोनोएटॉमिक के लिए हम बात करने जा रहे हैं। टोटल मोशन कितने हैं? टोटल मोशन मोनोटोमिक के लिए कितने आ जाएंगे? 3n, और n की वैल्यू 1, तो टोटल मोशन 3। 3 के लिए Ft कितना आ जाएगा? 3 तो फिक्स है। अब टोटल मोशन कितने हैं? 3 ही है, तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या रहने वाले हैं? 0 रहने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं ET निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Ft की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हाफ RT से, और Ft कितना है? 3, तो 3 इंटू हाफ RT, और ये कितना बन जाएगा? 3/2RT। तो हीलियम की अगर मैं बात करता हूं तो हीलियम की ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होगी भाई? 3/2RT। क्लियर? रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी भाई? जब रोटेशनल मोशन ही नहीं कर रहा तो एनर्जी कहां से होगी? जब वो वाइब्रेशनल मोशन ही नहीं कर रहा तो एनर्जी कहां से होगी? तो वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी हीलियम के लिए 0। जो मोशन करेगा उसी के कोरस्पोंडिंग एनर्जी होगी। दूसरी बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। पॉलीएटॉमिक में सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर की।
तो लीनियर के अंदर हम बात कर लेते भाई एफ क्या है 3n होता, एफ तो 3n रहता, ठीक है। अब लीनियर के लिए बात करते तो ट्रांसलेशन मोशन कितने रहते हैं लीनियर वालों के लिए 3। एफ आर की अगर बात करते तो एफ आर कितना होता है इनका, रोटेशनल मोशन कितने रहते हैं 2, और एफ बी मतलब वाइब्रेशनल मोशन कितने रहते हैं, वो रहते हैं कितना 3n माइनस 3 + 2 कितना 5। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा ईटी निकालने का भाई कि एफ टी कितने हैं 3 × हाफ आर टी, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आर टी। तो जितने भी पॉलीएटॉमिक के लीनियर वाले मॉलिक्यूल होंगे उनकी ट्रांसलेशन एनर्जी कितने रहने वाली है 3/2 आर टी रहने वाली है। रोटेशनल एनर्जी कितनी रहने वाली है, चलिए आइए देखते हैं। रोटेशनल मोशन कितने हैं 2, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे हाफ आर टी से, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 से 2 कट गया आर टी। वाइब्रेशनल कितने रहने वाले हैं, वाइब्रेशनल मोशन कितने हैं 3n - 5, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे आर टी से, ये आपके पास निकल के आ जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी। एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे, जरा पहले एक बार नॉन लीनियर के लिए भी देख लीजिए। नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशनल मोशन 3, रोटेशनल मोशन 3 और वाइब्रेशनल मोशन 3n - 6। ईटी कितना आ जाएगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, क्या फॉर्मूला है एफ टी कितना है 3 हाफ आर टी, तो कितना आ गया 3/2 आर टी। एकदम क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जरा ई आर की। ई आर कैसे निकाल लेंगे भाई, कितने हैं ई आर 3 है, तो 3 × 1/2 आर टी, क्या आ जाएगा 3/2 आर टी। क्लियर एकदम। बात करते हैं वाइब्रेशनल की, वाइब्रेशनल कितने हैं 3n - 6 और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है एनर्जी निकालने के लिए आरटी से मल्टीप्लाई करना पड़ा, कर दिया आरटी से मल्टीप्लाई। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर एकदम बात। आगे जरा देखिए, हीलियम को समझते, N2 को समझते और CO2, ये कुछ एग्जाम्पल है। हीलियम के लिए हमने बात ऊपर की थी, वही सेम नंबर आ जाएंगे G3 0 0, इसके लिए एनर्जी कितनी आ जाएगी 3/2 आरटी आ जाएगी, और रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं N2 क्या है डायटोमिक है, टोटल मोशन कितने होंगे 6 होंगे, कैसा होगा लीनियर होगा। चलिए आइए देखते हैं। ट्रांसलेशन मोशन कितने होंगे 3 फिक्स है, रोटेशनल मोशन कितने होंगे लीनियर के लिए 2 होंगे, और वाइब्रेशनल के लिए कितने भाई, टोटल कितने 6 हैं, 5 तो ये हो गए, तो वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। क्लियर बात। एनर्जी निकालते ट्रांसलेशन वालों की एनर्जी कितनी आ जाएगी 3 × हाफ आर टी, तो 3 × हाफ आर टी से कितना आ जाएगा 3/2 आर टी। रोटेशनल एनर्जी निकालते तो रोटेशनल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, रोटेशनल मोशन की मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ आर टी से, तो रोटेशनल मोशन कितने हैं 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ आर टी से, तो कितना आ जाएगा आर टी। क्लियर। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी कितने हैं, वाइब्रेशनल मोशन कितने 1 की मल्टीप्लाई करनी होती किससे आर टी से, कर दीजिए क्या आंसर आ जाएगा आर टी आ जाएगा। आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर है, जो कि हम आपको पता है। अब लास्ट देख लीजिए एक बार, लास्ट क्या है CO2। CO2 की अगर बात करते तो ट्रांसलेशन मोशन कितने हैं भाई 3 फिक्स है, टोटल मोशन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9, और रोटेशनल ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ऑब्वियस सी बात है लीनियर है, तो लीनियर है तो रोटेशनल मोशन 2, उसके बाद टोटल कितने हैं 9 में से 5 माइनस कर दीजिए, वाइब्रेशनल मोशन आ जाएंगे कितने आ गए 4 आ गए। क्लियर। और ये कितना आ जाएगी, ट्रांसलेशन मोशन फिक्स है तो ट्रांसलेशन एनर्जी भी फिक्स रहेगी 3/2 आरटी। रोटेशनल एनर्जी निकालने के लिए रोटेशनल मोशन कितने हैं 2, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ आरटी से, क्या आ जाएगा आरटी आ जाएगा। उसके बाद हम वाइब्रेशनल की बात करते हैं तो वाइब्रेशनल कितने हैं, वाइब्रेशनल है 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से आरटी से, क्या आ जाएगा आंसर 4 आरटी आ जाएगा। ये आपके पास क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी है। क्लियर। ये पूरा चार्ट आपको सब कुछ सिखा देगा, जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी है, मोशन पढ़े हैं, एनर्जी पढ़ी है, आप इसको ध्यान से फिल कर लीजिएगा, एक बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर मेरा पॉइंट। चलिए अब आगे चलते, ठीक है। हमने देख लिया ट्रांसलेशन एनर्जी तक पहुंच गए, रोटेशनल एनर्जी पहुंच गए, और हम वाइब्रेशनल एनर्जी की भी हमने बात कर ली है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते, आगे क्या चलते जरा आइए समझते थोड़ा सा यहां पर। तो यहां पर क्या समझते जरा देखिए अब, कि हमने क्या बात की थी, हमने बात ये की थी कि जो डेल्टा यू है वो डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है डेल्टा यू काइनेटिक। यही पढ़ा था हमने, क्यों पढ़ा था जरा देखो यहां पर, जरा समझो क्या पढ़ा था भाई हमने। ये हमने यहां पर देखिए जरा, डेल्टा यू क्या है,
डेल्टा यू है काइनेटिक, मतलब T2 टेम्परेचर पर और T1 टेम्परेचर का दोनों का डिफरेंस क्या है, हमारे पास डेल्टा यू है। ठीक है, ये पूछ लेता क्वेश्चन में। तो डेल्टा यू क्या है, T2 टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, हम दो डिफरेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब दो डिफरेंट टेम्परेचर की जब हम बात करें तो हम डेल्टा यू निकाले तो डिफरेंट टेम्परेचर पर। अब जरा यहां पर समझिए होता क्या है, यहां पर हम दो तरीके से पढ़ेंगे। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, हमें क्या निकालना, यू काइनेटिक निकालना था। और यू काइनेटिक निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल हमें पढ़ना पड़ा। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा, इन सबका सम होगा और मिलकर काइनेटिक एनर्जी बनेगी। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जरा आइए जरा समझिए, देखिए। जैसे मैं अगर मैं लो टेम्परेचर पे बात करता हूं या रूम टेम्परेचर पर बात करता हूं, तो जो यू काइनेटिक होता है, जो यू काइनेटिक होता है वो किसके बराबर होता है, यू ट्रांसलेशनल प्लस यू रोटेशनल के बराबर होता है। और हाई टेम्परेचर पर जब होता है तो यू काइनेटिक किसके बराबर होता है, यू ट्रांसलेशनल प्लस यू रोटेशनल प्लस यू वाइब्रेशनल। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या बात मैंने बोल दी कि भाई ऐसा हमेशा नहीं होता है कि यू काइनेटिक में तीनों ही एनर्जी आती हो, क्योंकि जो वाइब्रेशनल मोशन होता है किसी भी पार्टिकल के अंदर, वाइब्रेशनल मोशन तब होता है जब हाई टेम्परेचर पर बात चल रही होती है। वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना तब शुरू करता है जब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। लो टेम्परेचर में मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वाइब्रेशन मोशन नहीं होता है। और अगर वाइब्रेशन मोशन नहीं होगा तो वाइब्रेशन एनर्जी नहीं होगी। तो हम लो टेम्परेचर पर या फिर रूम टेम्परेचर पर आपको वाइब्रेशनल मोशन को नहीं देखना है। आप सिर्फ यू काइनेटिक में अगर बात आएगी तो किस किस को इंक्लूड करोगे, यू ट्रांसलेशन मोशन को ऐड करोगे और वाइब्रेशनल मोशन को ऐड करोगे। या अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा, एनर्जी वही है, एनर्जी की बात करें हम, बेसिकली एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी की बात करेंगे या फिर रोटेशनल एनर्जी की बात करेंगे। कब, जब लो टेम्परेचर है या फिर रूम टेम्परेचर। लेकिन जब हाई टेम्परेचर दिया हो, स्पेशली मेंशन क्या हो क्वेश्चन के अंदर कि ये हाई टेम्परेचर पर आपको बताना है, तभी आपको उस केस के अंदर यू वाइब्रेशन की बात करनी है। अदरवाइज आपको यू वाइब्रेशन की बात नहीं करनी है। मैंने यहां पर लिखा भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरा देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ एनीथिंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं गिवन है, मतलब हाई टेम्परेचर नहीं गिवन है और लो टेम्परेचर नहीं गिवन है, रूम टेम्परेचर दे रखा है या फिर आपको कोई नॉर्मल ऐसी टेम्परेचर दे रखा है जो रूम टेम्परेचर के आसपास का है, तब आपको क्या करना है, आपको फॉलो रूम टेम्परेचर। आपको रूम टेम्परेचर की ही बात करनी है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या बना कि आपको वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर करके नहीं चलना है, आपको सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन की बात करनी है। ठीक है ना, इस वाली बात का ध्यान में रख लेना। ये हाई टेम्परेचर पर जो मैंने बात बताई है आपको, ये वाइब्रेशनल वाली, ये समझो कि 1% केस या 0.1% केस में ऐसा होता है जब आपको ये, अगर आप हायर लेवल पर जाओगे तो हायर लेवल में तो ये इस तरीके की चीजें मिलती हैं, लेकिन जेईई मेंस के लेवल पे इतना ज्यादा अभी तक कोई मिला नहीं है। लेकिन कभी एडवांस वगैरह में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तो आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो आपको जनरली वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर करके नहीं चलना है, आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल पर ही ध्यान देना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान में रखना। तो यू काइनेटिक हमारे लिए फॉर्मूला क्या बना, हमारे लिए फॉर्मूला बना है ये, क्या भाई, यू काइनेटिक वाला ये फॉर्मूला हमारे लिए काम का है ये, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। क्या बना, यू काइनेटिक क्या होता है, यू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। बोले सर वाइब्रेशनल, सर वाइब्रेशनल एनर्जी होने के लिए वाइब्रेशनल मोशन होने चाहिए। वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल तब करता है जब हाई टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से हम वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसीडर करते हुए नहीं चलते। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते, जरा देखिए। हाँ भाई, अब हमने पढ़ लिया डेल्टा यू के बारे में। डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी जितने टाइप की थी वो हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि बेसिकली हमें यहाँ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जो पढ़ना है वो क्यों पढ़ना है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मैंने क्या बोला था कि हमने 2 क्वेश्चन किए वीडियो के स्टार्टिंग में, 2 क्वेश्चन किए और दोनों ही क्वेश्चन के अंदर सीपी सीबी की वैल्यू गिवन थी। क्लियर,
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर सीपीसीबी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, वहां पर आपको कुछ वो मोनोएटॉमिक डायटोमिक इस तरीके से वो आपको बताएगा और आपको सीपीसीबी की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमने ये इतनी सारी चीजों को पढ़ा है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेट फॉर सीपीसीबी, जो हमारे पास मेन चीज है। जरा आइए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई जो सीपी होता है, सीबी क्या होता है, सी होता है हीट एट डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वी, यही फॉर्मूला होता है। तो सीबी ये क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डी यू अपॉन डी टी। तो सीबी का फॉर्मूला क्या बनता है, डी यू अपॉन डी टी। और सीपी क्या होता है, सीपी होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ये हम सब लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बन जाता है, डी एच अपॉन डी टी। ये आना सीपी का फॉर्मूला, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से लिख लो भाई, सी भी क्या बन गया यहाँ पे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। और या फिर हम इसको लिख दो सीपी क्या बन गया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इतनी बात आ गई अपने को समझ में। अब हमारे पास डेल्टा यू का फॉर्मूला तो है भाई, हमें डेल्टा यू तो हम कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक। और डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू कुछ नहीं है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। तो जरा देखिए, आइए समझते। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास डेल्टा सीबी क्या बना, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, जरा यहां पर समझिए ध्यान से। जैसे आप सपोज करो आप हीलियम के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं भाई, हीलियम के लिए बात कर रहे हैं। तो हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक है। और अगर ये मोनोएटॉमिक है तो यहाँ पर जो इसकी मोशन रहेगा, कौन सा रहेगा इसके अंदर, ट्रांसलेशन मोशन रहेगा। और ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी रहेगी। तो ट्रांसलेशन एनर्जी जरा देखिए यहाँ पर, यू इसकी जो रहेगा वो क्या रहेगा, यू ट्रांसलेशनल वाली, कौन सी वाली रहेगी इसके अंदर, ट्रांसलेशन वाली। और ट्रांसलेशन एनर्जी इसकी कितनी है, 3R/T, यही है। क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन कितने हैं, 3 है। और 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी होती किससे, एक सेकंड, 1/2RT से, तो 3/2RT। ये इसकी एनर्जी होगी 3/2RT, ठीक है। 3/2RT यहाँ पर इसकी जो है एनर्जी हो गई। अब आपको ये हीलियम की एनर्जी है, अब आपको सीबी निकालना है। तो सीबी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सीबी इक्वल टू क्या है, डी यू अपॉन डी टी। तो सीबी में ये वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हो, सीबी क्या है, डी यू अपॉन डी टी। तो यू की वैल्यू को अगर आप ये वाली रखते हो, कौन सी वाली, 3/2RT वाली, तो ये क्या बन जाएगा, डी 3/2RT अपॉन डी टी। तो यहाँ पर 3/2 ये तो कांस्टेंट है, 3/2R तो, और ये ऊपर बचेगा dt अपॉन dt। और जो यहाँ पर क्या आने वाला है, 3/2R आने वाला है। ये क्या आ गई, इसकी सीबी की वैल्यू आ गई। अब सीपी की वैल्यू भी कैसे निकलेगी, सीपी की वैल्यू भी इसी तरीके से निकलेगी भाई। अब सीपी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या कि सीपी की वैल्यू अब किस तरीके से निकालनी है। सीपी की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने रिलेशन बताया था, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर का। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू अगर निकालनी है तो सीबी कितना है, सीबी है 3/2R माइनस 3/2R इज इक्वल टू आर। तो सीपी की वैल्यू बन जाएगी R प्लस 3/2R, और ये बन गया तुम्हारे पास 5/2R। ये आ गई है हीलियम के लिए सीपी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो आप इस तरीके से निकालोगे। एक आध में और कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूं। जैसे आपको मान लीजिए निकालनी है CO2 के लिए, तो CO2 के लिए क्या है भाई, CO2 के लिए आपको निकालनी है, तो आपको पता है कि ये कौन सा है, कि CP, अगर मान लो CB निकालना है तो CB क्या है, DU अपॉन DT। और इसके लिए U की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले U की वैल्यू देख लीजिए। तो U क्या है, U ट्रांसलेशनल प्लस U रोटेशनल। वाइब्रेशनल तो कंसिडर करना ही नहीं है। तो ट्रांसलेशन कितने, 3n है, 3n मतलब 9 है इसके अंदर। तो इसमें ट्रांसलेशन कितने हैं और रोटेशनल कितने हैं, तो FT की वैल्यू 3 होती है, CO2 लीनियर है, रोटेशनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रोटेशनल मोशन 2 हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दो इसकी 3/3 की हाफ RT से, और इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दो हाफ RT से। क्या निकालने के लिए,
ई टी निकालने के लिए, ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालने के लिए और रोटेशनल एनर्जी निकालने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 RT आ जाएगी ट्रांसलेशनल एनर्जी, और रोटेशनल एनर्जी कितनी आएगी हाफ RT। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी आ गई 3/2 RT और रोटेशनल एनर्जी कितनी आ गई है RT। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 RT/2 आ गया U की वैल्यू। अब आप CV की वैल्यू निकाल लोगे तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी कि D 5 RT/2/dt। तो ये आ जाएगा 5 R/2 dt/dt और ये यहाँ पर बन जाएगा 5 R/2। CP की वैल्यू निकालनी है तो CP माइनस CB इक्वल टू R, तो CP आ गया भाई R प्लस 5 R/2। ये कितना आ जाएगा 7 R/2। इस तरीके से आप CP की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट CP CV की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है यहाँ पर कि CV इक्वल टू क्या दे रखा है F/2/R। जैसे मतलब क्या है, यहाँ पर जरा एक मिनट थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या कि ये तुम्हारे पास इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला इन्होंने गलत दे रखा है, F/2 × R होगा और ये CP का फॉर्मूला होगा F/2। हाँ ये सही दिया हुआ है, उधर थोड़ा गड़बड़ है, ये R है ना। ये क्या है, यहाँ F क्या है, F यहाँ पर आप ध्यान में रखना ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होता है, और यहाँ पर F क्या है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होता है। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये नहीं है, सीधे F/2 R होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर मान लो मैंने बात कर दी, कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लो जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ H2O के लिए। H2O के लिए क्या निकालना, CV निकालना। CV का फॉर्मूला क्या है F/2 R है, F/2 R है। तो ये F की वैल्यू क्या है, F मुझे पता क्या कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का सम है। तो ट्रांसलेशनल मोशन कितने होते हैं, 3 फिक्स होते हैं, और रोटेशनल मोशन के लिए मुझे देख लेना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो H2O कैसा है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर, क्यों नॉन लीनियर है भाई, क्योंकि ये बनती है इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से। तो ये लीनियर नहीं है, एक लाइन के अंदर नहीं है, नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 हो गए ट्रांसलेशन, 3 हो गए रोटेशनल। तो 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल मिलके कितना बन गया यहाँ पर, ये इंटू R, तो ये 6, ये बन गया 3R। और CP निकालने के लिए क्या करूंगा, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो CP कितना आ जाएगा R प्लस 3R, और जो कि कितनी आ जाएगी वैल्यू 4R। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या इस फॉर्मूले में रख लीजिए, इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आ गया CV का आ गया F/2 R और CP का आ गया F/2 + 1 × R। F क्या है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। आप ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का सम निकाल लीजिए। ट्रांसलेशनल आपको पता है फिक्स होते हैं 3, और रोटेशनल के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस हिसाब लगाइए कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, और इस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी होता चला जा रहा है। जरा आइए देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको डेल्टा यू निकालना है ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस ऑफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 15 डिग्री सेल्सियस। क्या है भाई, क्वेश्चन के अंदर गिवन ये है, अमाउंट कितना है 1 मोल, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 1 मोल। डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए आपको लीनियर नॉन लीनियर का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायटोमिक क्या होता है भाई, डायटोमिक ऑब्वियस सी बात है वो लीनियर ही होगा, 2 एटम होंगे, बीच में बॉन्ड होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो डायटोमिक के लिए CP/CV की वैल्यू देखो इसने मेंशन नहीं की है, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो CP/CV की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्वेश्चन के अंदर ये डायटोमिक दिया हुआ है। क्लियर। तो ये n की वैल्यू आ गई। यहाँ से टेम्परेचर कितना रेज हो रहा है, डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 15 है, तो ये 15 आ गई डिग्री सेल्सियस में, और डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए CV फॉर्मूला क्या है F/2 × R। F क्या है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल फिक्स होते हैं 3, और डायटोमिक के लिए क्या होगा, डायटोमिक के लिए टोटल मोशन कितने होंगे 6 में 3 क्या होंगे, उसके लिए ट्रांसलेशनल होंगे, और लीनियर है तो 2 रोटेशनल होंगे, और एक क्या रहेगा वाइब्रेशनल रहेगा। तो हमारे लिए वाइब्रेशनल तो काम का है नहीं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काम का। तो 3/2 ये कितना आ गया, ये आया है 5R/2। क्लियर। ये आ गया CV की वैल्यू। तो हमें CV की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NCV डेल्टा T
तो n की वैल्यू 1 है, cv की वैल्यू 5r/2 है और डेल्टा t की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा सेल्सियस में केल्विन में लिखोगे तो तब भी 15 ही आने वाला, 15 केल्विन। डिफरेंस जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का सेम ही होता है। तो ये 15 केल्विन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो है आप इसकी वैल्यू 75 और अपॉन 2r इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। r की वैल्यू आप रख सकते हो और रख के जो है फाइनल आंसर जूल में निकालना चाहे तो जूल में निकाल सकते हो और कैलोरी में चाहे तो आप कैलोरी में इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर कराने थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको ये बताया पूरा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ। इस पूरे लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ। जरा एक और क्वेश्चन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है और जो मोल दे रखे वो 0.5 मोल गिवन है आपको। टेम्परेचर T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है और T2 कितना है 125 डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा T कितना आने वाला 100 डिग्री सेल्सियस, वही आपके पास केल्विन में भी आ जाएगा 100 केल्विन। तो डेल्टा यू निकालने के लिए आप NCV डेल्टा T और n की वैल्यू कितनी है 0.5, CV की वैल्यू। अब CV की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, CV की वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है O2 है। तो O2 के लिए आप CV की वैल्यू निकाल सकते कैसे, CV क्या है F/2R। F क्या है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल कितने 3, रोटेशनल कितने हैं 2। तो ये आगे तुम्हारे पास इनटू R 5/2R। CV की वैल्यू आ गई, आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर, यहाँ पर ये 5/2R और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 100 है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये 50 आया और ये 55, 250 और 125R करके यहाँ पर मैं आंसर छोड़ देता हूँ। अभी R में आप R को जो है आगे चल के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है मेन, मैंने आपको बताया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बारे में। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बारे में ये बताया कि देखो क्वेश्चन नॉर्मली आता डेल्टा यू डेल्टा एच के बारे में पूछता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में CPC भी मेंशन कर देता है और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होता है। तो जब नहीं गिवन होगा तो आपको वो मोनोटोमिक, डायटोमिक या फिर आपको वो मॉलिक्यूल का नाम देगा, जैसे यहाँ पर O2 गिवन है, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। तब आपको CPCB खुद से निकालना पड़ेगा और खुद से निकालने के लिए आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे किसके, CPCB के। और फॉर्मूले मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं कि CV का फॉर्मूला आपको लगाना है F/2 × R और CP का फॉर्मूला लगाना है F/2 + 1 × R, या आप CP निकालने के लिए CP - CB = R का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर F क्या होता है, F कुछ नहीं है, FT + FR होता है, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होता है। इसकी हेल्प से आप जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो CPCB की वैल्यू, और अगर आपकी CPCB की वैल्यू आ जाएगी तो डेल्टा H डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ से वो अक्सर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने समझा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखिए, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना सफलता के पास पहुंचोगे। आखिरी में मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन बोलूंगा, क्या कि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिएगा, लगे रहिएगा इसी तरीके से और मेहनत करते रहिएगा, जल्दी ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ओके, थैंक यू, बाय 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 एवरीवन।